हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति रानी आपके सामने दूसरी वीडियो लेके आई हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि भाषा जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक थी, ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक थी, ठीक है। तो इसमें जो पाली, सबसे पहले पाली आएगी, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो पाली जो है, इसके फैक्ट मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि आपको साथ साथ याद भी होता चले, क्योंकि आपको अन्य वीडियो देखने की या फिर अन्य याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। कैसी भाषा है? बौद्ध धर्म की। कौन से धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इसको हम मागधी भाषा भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य पाली रचना में लिखा गया। जितना भी बौद्ध साहित्य है वो पाली रचना में लिखा गया। त्रिपिटक जो बौद्ध साहित्य माने जाते हैं, इनके अंत में पिटक अर्थात ग्रंथ आता है, यानी कि सुत्त पिटक तो सुत्त ग्रंथ, विनय पिटक विनय पिटक, यहाँ पे पिटक है ये, सॉरी। तो विनय पिटक, विनय पिटक तो यहाँ पे यानी कि विनय ग्रंथ। अभिधम पिटक यानी कि अभिधम ग्रंथ। यानी कि इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि बुद्धि पाकर ही जैन ने प्राकृत भाषा में रचना की। यानी कि बुद्धि यानी बोध, पा मतलब पाली, यानी कि बौद्ध धर्म के जो साहित्य हुआ पाली भाषा में, उसके बाद ही जैनियों ने यानी कि जैन लोगों ने, जैन रचनाकारों ने प्राकृत भाषा में रचना की। यानी कि सबसे पहले कौन आया? बौद्ध, फिर जैन और फिर उसके बाद अपभ्रंश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। बार बार याद, मुझे इतना बहुत इजी वे में मैंने आपको बना के दिया है, और हो मतलब मैं मानती हूँ कि आपको याद हो ही गया होगा। समस्त प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम जैन साहित्य ही आता है। प्राकृत भाषा के वेद, अब देखिए सारी जितनी भी हिंदी भाषा जो आपकी भाषाएं शुरू होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि प्राकृत भाषा, जैन साहित्य किसने लिखा है? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा के कितने भेद हैं? 5। पहला शोरसेनी प्राकृत भाषा। कौन सी? शोरसेनी प्राकृत भाषा। हिंदी, इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी और गुजराती। कौन कौन सी आती है फ्रेंड्स? शोर श्रेणी में कौन कौन सी आती हैं? हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी और गुजराती। पैशाची में पंजाबी आती है, महाराष्ट्री में मराठी आती है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी और अवधी भाषा आती है, मागधी भाषा बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। 5 भाषाएं ये हो गई आपकी, और इसके अंदर ये बोलियां आ जाती हैं। शोरसैनी प्राकृत भाषा, पैशाची भाषा, महाराष्ट्री भाषा, अर्धमागधी भाषा, मागधी भाषा। शोरसैनी में हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, पैशाची में पंजाबी, महाराष्ट्री में मराठी, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी जिसे अवधी भाषा बोलते हैं, मागधी भाषा में बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये एलटी और प्रवक्ता और नेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं अब इस समय करा रही हूँ आपको, सॉरी। जैसे यह कि चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा का तीसरा रूप है। अपभ्रंश जो पहले कौन सा हुआ हमारा? पहले हमारा हुआ संस्कृत, जो प्राचीन आर्य भाषा थी, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा हुआ? पाली। फिर वो तो हमारा प्राचीन का हो गया संस्कृत। फिर उसके बाद मध्यकालीन में सबसे पहले कौन सा हुआ? पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। पाली प्लस प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो अपभ्रंश, अब इससे फैक्ट क्या है? अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई मध्यकालीन जो है, मध्यकालीन युग में, मध्यकालीन भाषाई युग में अपभ्रंश कौन सा रूप है? तो तीसरा रूप है, क्योंकि पहले पे पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य लिखा गया वो कौन से काल में आएगा? तो मध्यकालीन आर्य भाषा में आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फिर दूसरा, अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ रूप या टेढ़ा मेढ़ा रूप,
ठीक है। ये अपभ्रंश, अपभ्रंश यानी कि जिसका भ्रंश हो चुका हो, जिसका रूप ही भ्रंश हो चुका हो, जिसका रूप टेढ़ा मेढ़ा रूप हो यानी कि। अब देखिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन कि आचार्य हेमचंद व वाग्भट, बहुत ही फेमस हमारे कहे जाते हैं अपभ्रंश के जो लेखक हैं, अपभ्रंश के महापुराण जो पुराण लिखे गए थे उनके लेखक हेमचंद वाग्भट, साहित्य जो लिखा गया, हेमचंद और वाग्भट ने अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा कहा है, ग्राम भाषा नहीं, ग्राम भाषा। क्या कौन सी कहा है? हेमचंद और वाग्भट ने। किसने कहा है? हेमचंद और वाग्भट ने अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा कहा है। बहुत ही मेन क्वेश्चन, नेट लेवल का क्वेश्चन है ये, प्रवक्ता लेवल का, ये मुश्किल एलटी वेल्टी में नहीं आता ये। हेमचंद व वाग्भट ने अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा कहा है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ग्राम भाषा किस लेखक ने कहा है, या ग्राम भाषा मध्यकालीन भाषा युग में किसने कहा है ग्राम भाषा? तो हेमचंद और वाग्भट ने कहा है। बहुत बड़े आचार्य कहे जाते थे, इन्होंने बहुत साहित्य लिखा है अपभ्रंश भाषा का। दंडी ने इसे आभिराधी भाषा कहा है। दंडी ने क्या कहा है? आभिराधी की भाषा, आभिराधी की भाषा किसने कहा है? दंडी ने कहा है। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए। अब बहुत ही मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि भाई मार्कंडेय ने अपभ्रंश के कितने भेद किए? 3 भेद किए हैं जी। कितने भेद किए हैं? 3 भेद। कौन कौन से? नागर जो गुजरात की बोली कही जाती है। अब देखो भाषा और बोली में अंतर क्या है भाई, पहले तो ये आप पता कर लीजिए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। जैसे कि मान लिया उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की भाषा क्या हो गई? गढ़वाली और कुमाऊनी। लेकिन इसकी जो जौन सारी बोली हो गई आपकी, या फिर जो अलग अलग, यानी कि हम 20 किलोमीटर के आगे में बोली का क्षेत्र बदल जाता है। हर एक जिले में अलग अलग बोली का उसका मतलब कि उसके बोलने का लचक हो जाता है, या बोलने का तरीका अलग हो जाता है, तो उसे हम बोली कह देते हैं ना। तो मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद गए हैं, नागर, और नागर किसे कहते हैं? गुजरात की बोली। गुजरात की बोली को क्या कहा है? नागर। उपनागर राजस्थान की बोली। ब्राह्मण सिंध की बोली। इसके 3 भेद गए मार्कंडेय ने अपभ्रंश के। अपभ्रंश के कितने भेद गए? नागर, उपनागर और ब्राह्मण। तो सबसे पहले नागर कौन सी भाषा हुई? गुजरात की भाषा बोली हुई। और उपनागर कौन सी हुई? राजस्थान की बोली हुई। ब्राह्मण कौन सी हुई? सिंध की बोली हुई। तो इसी के साथ ही हमारा आपका आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा ये खत्म हो गया है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।